हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट पर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं ऑनर्स के, उनके मेन कोर सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हैं। सो जिस सब्जेक्ट की क्लासेस हमने स्टार्ट कर रखी हैं वो सब्जेक्ट है भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। ओके, इसकी जो फर्स्ट यूनिट है संविधान सभा और संविधान, इसका फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड टॉपिक में हमने नागरिकता पर बहस और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तक पढ़ लिया है। आज की क्लास जो है हमारी मौलिक अधिकार पे होगी। मौलिक अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं, क्या बताया गया है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें क्या क्या नहीं है, क्या है, कौन से अमेंडमेंट्स हुए, क्या हुआ, वो हम इस सब में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो, ये वो अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो व्यक्तियों की जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने की वजह से संविधान ने नागरिकों को दिए हैं। ठीक है, जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। हमें जो राइट्स दिए गए हैं, हमारे जो राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू रिलीजन है, ठीक है, इन सब में राज्य भी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, उन्हें ही मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार व्यक्ति के इन अधिकारों को बहुत सारे आधारों पर मौलिक अधिकार कहा जाता है। कौन कौन से आधार हैं वो? जैसे कि मौलिक अधिकार साधारण तौर पर अनुलंघनीय है और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या बहुमत दल इनका उनका अंतिकरण नहीं कर सकता है, मतलब उनको बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर सकता है कि आपको इस चीज़ का राइट है ही नहीं। और इस आधार पे भी वो मतलब मौलिक अधिकार कहलाए जाते हैं कि वो न्याय योग्य होते हैं। न्यायपालिका अधिकारियों की रक्षा के लिए सभी ज़्यादा ज़रूरी से ज़रूरी कदम उठा सकती है। इन मतलब जैसे कि हमारे जो राइट्स हैं उसके लिए, उसकी सेफ्टी के लिए न्यायपालिका कोई भी कदम उठा सकती है, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। वो हमारी जो राइट्स हैं उनको बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। ठीक है, अब बात आती है मौलिक अधिकारों के महत्व की कि इनकी इम्पोर्टेंस कितनी है। मतलब इनको जब बनाया गया, जब इम्प्लीमेंट किया गया, सब लोगों को दिया गया, तो मतलब इनको कैसे कैसे इनकी इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ाई गई और क्यों बढ़ाई गई। देखो, इस आधार पे प्रजातंत्र, तानाशाही और सामंजस्य, ये तीन सबसे ज़्यादा मेन माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि सबसे पहले डेमोक्रेसी, मौलिक अधिकार डेमोक्रेसी के आधार स्तंभ है और वो उन परिस्थितियों को बनाता है जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा क्रियान्वित की जाती है, इम्प्लीमेंट की जाती है। और वो इस नज़रिए से भी डेमोक्रेटिक के लिए अनिवार्य है कि उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को, उनके द्वारा, उनके वजह से हर एक व्यक्ति को मेंटली, सोशली और नैतिक तौर पे इन सब का, इनको जो डेवलपमेंट है उसको एक सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको एक सेफ्टी दी जाए इन सब के तौर पे। और अब बात आती है तानाशाही की, डिक्टेटरशिप की। मौलिक अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल स्पेशली तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि आप तानाशाही में तो जानते ही हो क्या होता है, एक लीडर अपना हुक्म चलाता है और जो वो बोलता है हमें वो करना पड़ता है। लेकिन जब हमें सारे राइट्स दिए गए हैं तो हमारे यहाँ पर तानाशाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें वो सब राइट्स दिए गए हैं जो एक तानाशाह एक आम जनता को नहीं देता है। तो इसलिए तानाशाह को रोकने के लिए भी मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और है सामंजस्य, यूनिसेंस, कि एक मतलब जैसे मौलिक अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्र और सामाजिक कंट्रोल के बीच में एक उचित सामंजस्य की स्थापना करता है। मौलिक अधिकार की इंपॉर्टेंस एक सामंजस्य के रूप में इसलिए देखी जाती है कि वो एक फ्रीडम और पूरा सोशल जो उनका कंट्रोल है उस सब को रोकने के लिए, उसमें एक उन सब के बीच में भी बनाने के लिए बहुत अच्छा उनका रिलेशन एक सामंजस्य पैदा करता है। उनको एक तरीके से मिलाने की पूरी पूरी कोशिश मौलिक अधिकारों की होती है। ओके, सो अब बात आती है हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की। देखो, संविधान सभा ने
नागरिकों को बहुत सारे मौलिक अधिकार प्राप्त किए हैं, और बहुत सारे जो आपके राइट्स हैं वो आप सबको बहुत से पता भी हैं, आपने 12th में भी पढ़े हैं, लेकिन अब आप बहुत उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। भारतीय नागरिकों को संविधान ने 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए थे, किंतु 44 संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो जब 44 संवैधानिक संशोधन हुआ था 1979 में, उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। किस बेस पे हटाया गया था? उसमें उस टाइम में बहुत सारे केसेस हुए थे। केशवानंद भारती केस हुआ था, इंदिरा गांधी का काल था वो, और उसमें गोलकनाथ केस भी हुआ था। इन सब केसेस में ये देखा गया था कि पहले के ज़मींदार और ये सब बहुत सारी भूमि रखते थे, ज़मीन रखते थे, और उस टाइम में ये अधिकार था कि संपत्ति का अधिकार होगा, कि वो लोग ना कब्जा कर करके भी वो सारी संपत्तियां हड़प लेते थे, और जब वो उनके अंडर आ जाती थी तो वो सारी उनकी हो जाती थी। तो केशवानंद भारती केस 2 भाइयों का था, और उसमें 500 एकड़ ज़मीन को सरकार ने 20 एकड़ कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस गया तो वहाँ सरकार ने इस जो उनका फैसला था उसको अमान्य घोषित कर दिया था कि ये अमान्य है, इसको हम मानते ही नहीं हैं। उसके बाद विधि के समक्ष समानता, इन सबको लॉ वगैरह का ये सब दी गई, और इस चीज़ को बहुत कम महत्व दिया गया कि एक इंसान इतनी ज़्यादा एकड़ ज़मीन कैसे रख सकता है। फिर उसी के बाद इंदिरा गांधी केस हुआ था। इंदिरा गांधी केस में 2 चीज़ें देखी गई थी कि एक तो राष्ट्रीयकरण हुआ था, प्रीवी पर्स को ख़त्म किया था। तो उसके बाद फिर केशवानंद भारती केस हुआ। केशवानंद भारती केस केरल का केस था, मैंने आपको पिछली क्लास में भी उसका एक एग्जाम्पल भी दिया था, और उसमें ये बताया गया था कि भू सुधार कानून से मटकी ज़मीन को कब्जे में ले लिया, और जिसके बाद ये मामला कोर्ट में गया था। उसमें कोर्ट ने एक संपत्ति के अधिकार को वरीयता दी थी, और संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार दे दिया गया था। फिर उसके बाद 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1979 में, और इस अधिकार को संपत्ति के अधिकार से हटाकर 300 अनुच्छेद 300 क्लॉज ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया कि आपको वो संपत्ति का अधिकार दिया ही नहीं जाता है। तो ये तीनों जब ये केस हुए, केशवानंद भारती केस है, गोलकनाथ केस है, इंदिरा गांधी केस है, इन सब के बाद संपत्ति के अधिकार को इसमें से बिल्कुल हटा दिया गया। उसके बाद बात आती है, जब इसको हटा दिया गया तो आपको, हमको, सभी को 7 में से 6 अधिकार प्राप्त हुए। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। देखिए, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब ये 6 अधिकार बन चुके हैं तो इसके अंदर हमारे सभी अनुच्छेदों को बांटा गया है। जैसे समानता के अधिकार में 14 से 18 दिए गए हैं, राइट टू फ्रीडम में, स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से 22 अनुच्छेद दिए गए हैं। इन सब में बताया गया है कि किस किस तरीके से आपको स्वतंत्रता दी जाएगी, समानता दी जाएगी। और फिर शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, कि आप कोई भी रिलीजन को मान सकते हैं। तभी आप देखते हैं कि इंडिया में कितने प्रकार के धर्म हैं, बहुत सारे हैं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, तो ये आमतौर पर सबको पता ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आज तक किसी को पता भी नहीं लग पाए हैं। 5th है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। और 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम समानता के अधिकार के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। समानता के अधिकार को प्रजातंत्र का आधार स्तंभ मानते हैं, और भारतीय संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों की समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की गई है। मतलब मेनली समानता का जो अधिकार है, मैंने आपको अभी बताया कि 14 से 18 अनुच्छेद इसके अंदर बताए गए हैं, और आपको जब मैं ये पढ़ा रही हूँ, इसको मैं एक एक आपको समझाऊंगी, तो आपको तकरीबन उसको 10-12 लाइन में डिफाइन करके बताना है कि हाँ जी, ये इस अधिकार में ये बात बताई गई है। और अगर एक क्वेश्चन सिंगल आ जाता है कि आप समानता के अधिकार के बारे में डिफाइन करो, तो आप लोगों को ये 14 से 18 तक के अधिकार अच्छे से पता होने चाहिए कि आप उस पर तकरीबन 12 पेज का आंसर लिख सको। ऑनर्स के स्टूडेंट को इतना ही आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि समानता का अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है, और भारतीय संविधान ने सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की है।
हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, देखो अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। हर एक नागरिक को, हर एक इंसान को, आपको, मुझको, मेरी फैमिली को, आपकी फैमिली को, सब ही, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, हाइट में, काला हो गोरा हो रंग में, तो उसको कानून के समक्ष समान ही रखा जाएगा, क्योंकि कानून सबको एक इक्वल ही देखता है। ठीक है, इस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता वाली बात बनाई गई है। अनुच्छेद के सबसे पहले भाग में शब्द कानून के समक्ष समानता जो है वो ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है, और इसके द्वारा राज्य पर यह बंधन लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा और उन्हें एक समान ही रखेगा। ठीक है, कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य ये नहीं है कि मतलब वो औचित्यपूर्ण पर आधार पर कानून द्वारा मान्य और किसी भेदभाव की व्यवस्था नहीं की जा सकती। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 15 की, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड बर्थ प्लेस। आप किसी के भी जेंडर को, वो लड़की है यार कमज़ोर है, वो लड़का है वो ताकतवर है, ये करना तो बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन आजकल की मेंटलिटी ही ये हो गई है। रिलीजन, आप ये नहीं कर सकते हैं कि वो मुस्लिम है तो यार उसको ऐसे बोलो, वो हिंदू है तो वो अच्छा नहीं है, वो क्रिश्चियन है अरे वो तो कुछ है ही नहीं, आप ये भी नहीं कर सकते हैं। कास्ट, उसकी कास्ट क्या है, वो SC ST है, जनरल कास्ट का है, OBC है, वो है, तुम नहीं हो, तो आप उसको उस बेस पर भी बेइज्जत नहीं कर सकते हैं कि उसकी कास्ट यार तो छोटी कास्ट का है तो ये है वो है। देखिए आर्टिकल 15 में कास्ट डाला ही SC ST की वजह से गया था, क्योंकि उस टाइम छोटी जाति के लोगों को बहुत ज़्यादा अपमानित किया जाता, बदनाम किया जाता था कि ये छोटी कास्ट का है यार, इसको क्या करते थे वो मुंह काला करके, चप्पलों का हार पहनाकर, ठेले पे बिठाकर उनको पूरे रास्ते में घुमाते फिरते थे कि ये SC कास्ट का है, छोटी कास्ट का है। तो इन सब चीज़ों के लिए मना किया गया है। और बर्थ प्लेस भी, बर्थ प्लेस क्यों कि एक महल में पैदा हुआ है, एक झोपड़ी में पैदा हुआ है, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ है, तो वो उसका कसूर नहीं है, वो कहकर नहीं आया था ऊपर से कि यार मुझे हाई क्लास फैमिली में ही पैदा करना, भगवान जी मैं नहीं पैदा होने वाला झोपड़ी में या पैदा होने वाली। ठीक है, वो उसका कसूर नहीं है। तो यहाँ पर इस वाले जो आर्टिकल है इसमें यही बताया गया है कि किसी के भी रिलीजन, कास्ट, जेंडर या बर्थ प्लेस पर उससे भेदभाव बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इसमें सेम यही बात बताई गई है कि जब कानून के समक्ष सब कुछ जब समान है, तो इसमें अनुच्छेद 15 में ये कहा गया कि राज्य द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उसका जन्म स्थान, उन सब के साथ उसके आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तुम उसको बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, कानून तो बोलेगा ही नहीं कि यार तो जैसे कि कोई केस है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी केस ले लो, रेप का केस ले लो, मर्डर का केस ले लो, ये ज़्यादातर केसेस आपने देखे होंगे हाई क्लास फैमिली के जो लड़के होते हैं, बिगड़े हुए बच्चे जो होते हैं, उन सब के ज़्यादा देखे जाते हैं कि उन्होंने यार ऐसा कर दिया, मर्डर कर दिया, रेप कर दिया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो बच जाते हैं, कुछ क्लूज़ ऐसे निकल जाते हैं कि वो बच जाते हैं। क्यों? अब वो करेंगे, जिसका मर्डर करेंगे या रेप करेंगे वो जाहिर है किसी छोटी क्लास की फैमिली की ही लड़की होगी, ज़रूरी नहीं है कि वो हाई क्लास फैमिली की ही हो, कभी कभी हाई क्लास फैमिली की लड़के लड़कियां भी हो जाते हैं। तो आप कानून दोनों को साथ में खड़ा करके देखेगा कि अगर लड़के के खिलाफ ज़्यादा सब सारे उसके प्रूफ जा रहे हैं कि हाँ उसने ही मर्डर किया है, उसने ही रेप किया है, तो उसको जेल में डाला जाएगा। ये नहीं कि वो अमीर बाप की औलाद है तो नहीं यार उसको छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि कानून के समक्ष समानता दी जाती है सभी नागरिकों को। ठीक है, उसके बाद ये बताया गया कि कानून के द्वारा सभी नागरिकों के साथ दुकान, होटल, सार्वजनिक स्थान है, कुआं है, तालाबें हैं, सड़कें हैं, इन सब पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि कोई रोड साइड, हाईवे साइड होटल वगैरह खुले हुए होते हैं, लोग कहते हैं नहीं यार ढाबा है, ये क्या ऐसे यूँ पता नहीं कैसे वो करें यूँ करें, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि 5 स्टार होटल से खाना ज़्यादा अच्छा ढाबे का होता है। ऐसा नहीं, देखो 5 स्टार होटल का खाना मेरे लिए तो अच्छा होता ही नहीं है, बाकी आपकी वो करती
है कि एक तरीके से वो प्लेट में इतना सा खाना निकाल के देते हैं, वो पैसा पूरा लेते हैं। क्यों लेते हैं? उनको अपना होटल सही रखना है, वो उसमें लगाते हैं पैसा, वो खाने पे नहीं लगाते हैं। और वही चीज़ ढाबे में आपको उन पैसों में बहुत अच्छे से अच्छी मिलेगी। तो एक मेंटलिटी के तौर पे अगर देखा जाए तो ढाबे का खाना उसके हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो ये यहाँ पर ये वाली बात बताई गई। खैर ये तो मैं आपको ऐसी एग्जाम्पल दे रही थी। तो इन्होंने कानून के समक्ष ये बोला गया है कि दुकान है, होटल है, सार्वजनिक जो स्थान होते हैं, कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, सड़कें हैं, इन सब पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो मैं हाई क्लास फैमिली से हूँ और आप कोई स्टूडेंट बहुत लो क्लास फैमिली का है, SC ST है, तो वो अगर मेरे साथ चल रहा है तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगी कि तू इस सड़क पे क्यों चल रहा है, मैं चल रही हूँ, तू यहाँ से हट, तू कहीं और सा रास्ता चूज़ कर ले। नहीं, मैं उसको ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। वो भी इंसान है, उसको भी वही सेम अधिकार प्राप्त हुए हैं जो मुझे हुए हैं। वो मेरे साथ ही चलेगा और बिल्कुल उसी सड़क पे चलेगा, मैं उसको नहीं हटा सकती। मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं उसको वहाँ से हटा दूँ। उसके बाद सेम यही हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय ने किन्नरों को एक अलग श्रेणी दे दी थी। क्यों दी थी? उनको भी जैसे कुछ होते हैं, खैर उनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दिमाग के बहुत तेज़ होते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं। तो अब जब ये पढ़ने का भी क्या फ़ायदा जब उनको नौकरियां ही ना मिले। तो 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में किन्नरों को एक अलग लैंगिक श्रेणी का दर्जा दे दिया था और न्यायालय ने उन्हें एक अलग पहचान देते हुए एक पृथक लैंगिक श्रेणी में रखने और उनके लिए शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, ये सब मेडिसिन वगैरह इन सब की सुविधा सुनिश्चित कर दी और केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दे दिया था। ओके, अब हम बात करते हैं राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफ अंडर स्टेट, आर्टिकल 16। इसमें अनुच्छेद के अनुसार नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सरकारी नौकरियां या पद पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, ये मुस्लिम है यार, हमारी कंपनी हिंदू है, सारे हिंदू एम्प्लॉयज़ हैं, नहीं हम इसको नहीं रखेंगे, जबकि वो काबिल है, वो उन हिंदू एम्प्लॉयज़ से भी ज़्यादा काबिल है, उसको फिर भी नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। अब यहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव हो गया कि नहीं नहीं सारी हिंदू मेजॉरिटी है, मुस्लिम को नहीं रखेंगे। तो ये बहुत गलत बात है। इस चीज़ के लिए इस आर्टिकल में हमें राइट दिया गया है कि हमारा राइट है कि हम किसी भी धर्म के होकर कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि जाति छोटी कास्ट का है। यहाँ पर ऑफिस में सब अच्छे अच्छे लोग हैं यार, हाई क्लास फैमिली के हैं, ये है वो है, उसको मत रखो, इसकी नहीं बनेगी हम सबसे, हम इसके साथ कैसे रहेंगे यार, हमारा नाम बदनाम होगा। क्यों होगा भाई, वो भी तो इंसान है, बल्कि वो तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो अपनी इंटेलिजेंसी के बेस पर आया है, यहाँ पर अपनी कास्ट के बेस पर नहीं आया है वो। तो इसके लिए भी हमें अनुच्छेद 16 में अधिकार दिया गया है कि अगर हमारे साथ किसी ऑफिस, स्कूल में या कहीं पर भी हमारे साथ ऐसा भेदभाव होता है तो हम न्यायालय में जाकर बता सकते हैं कि हमारे इस आर्टिकल का हमारे साथ उल्लंघन किया गया है, मेरे अनुच्छेद 16 का। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं SC ST कास्ट से बिलोंग करती हूँ और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि मतलब जैसे कह रहे हो यार मैम आप तो छोटी कास्ट के हो, हम आपसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप मुझे मैम बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं अपनी काबिलियत के बेस पर टीचर बनी हूँ। तो आप लोग मुझसे ऐसा बोलोगे, जाहिर है जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे मुझे जॉब नहीं मिलेगी, रखने वाला तो यही बोलेगा ना कि बच्चे आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मुझे मेरे पास पैसा नहीं होगा, मैं अपनी रोजी रोटी कैसे अपनी पूरी करूँगी। तो मैं अपना ये न्यायालय में जाकर कह सकती हूँ कि इस जगह पर इन स्टूडेंट्स ने, इस स्कूल ने, इस कॉलेज ने मेरे अनुच्छेद 16 का उल्लंघन किया है और मुझे बदनाम किया है, अपमानित किया है कि तू छोटी कास्ट की है, तू हमारे साथ नहीं पढ़ा सकती या पढ़ सकती। ठीक है। अब बात आती है अस्पृश्यता का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है वो बहुत ज़्यादा अस्पृश्यता का निषेध करता है। आर्टिकल 17 में कहा गया कि अनटचेबिलिटी में उत्पन्न किसी भी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आज भी बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिल जाते हैं, आप लोगों ने देखा हो ना देखा हो, मैंने तो बहुत लोग ऐसे देखे, अरे नहीं यार छोटी कास्ट का है, दूर रहो इससे, अच्छा नहीं है ये, इससे दूर रहो, बात करना तो मतलब छूना तो दूर की बात करना भी नहीं है, उसके साथ लंच नहीं करना, साथ पढ़ता है तो क्या हुआ, उसको अलग रखो, बिठा दो अलग ही। तो ये सही बात नहीं है। और
मतलब एक तरीके से तो देखो, साथ में आप लोग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आप लोग फ्रेंडशिप करते हैं, बहुत अच्छी आपकी दोस्ती हो जाती है, तो उस बेस पर तो रिलीजन, कास्ट वगैरह आप लोगों को देखनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। एक दोस्ती में, एक टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते में कास्ट और रिलीजन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हर स्टूडेंट एक टीचर के लिए इक्वल होता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, मतलब पढ़ा लिखा हो, मतलब कि उसको थोड़ी मेंटेलिटी, उसका जो दिमाग में क्षमता है याद करने की वो कम हो, या एक स्टूडेंट में ऐसी हो कि वो बहुत जल्दी याद कर लेता है। लेकिन वो एक टीचर के लिए सभी स्टूडेंट इक्वल रहते हैं। तो सेम यहाँ पर यही वाली बात बोली गई है कि कानून के समक्ष सभी इक्वल हैं, और एक अनटचेबिलिटी करने पर आपको दंडनीय अपराध दिया जाएगा। 18 आता है उपाधियों का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल्स, अनुच्छेद 18। इस अनुच्छेद में राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान की सेवा और कोई भी उपाधियां प्राप्त नहीं करेगा। उपाधियां वो होती हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण वगैरह जो दिए जाते हैं। ठीक है। और भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य की कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। ये ऑस्कर वगैरह जो मिलते हैं बाहर, वो किसी इंडियन को नहीं मिलता है, वो प्राप्त कर ही नहीं सकता, चाहे कितना बड़ा वो अभिनेता हो, एक्टर हो, कितना ही कुछ भी हो, वो ले ही नहीं सकता। उसके बाद इस अनुच्छेद की उपर्युक्त व्यवस्था के बावजूद भी 1950 में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन सभी उपाधियों को भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है कि ये वाली उपाधियां प्राप्त हो सकती हैं। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन सर जो हैं, उनको पद्म भूषण पे, पद्म विभूषण, बहुत सारी जो उपाधियां हैं ये प्राप्त हैं उनके एक्टिंग के बेस पे, उनके काम के बेस पे। तो ये सब लेना उनका राइट है, क्योंकि उनको एक ये राइट दिया गया है हमारे संविधान में कि वो ये सब कुछ अपनी मेंटलिटी, अपनी जो उनकी इंटेलिजेंसी है उसके बेस पर ले सकते हैं। ओके। सो आपका जो था ये समानता का अधिकार और ये स्वतंत्रता का अधिकार, ये हम कल पढ़ेंगे। समानता के अधिकार आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक जो बताया गया है मैंने आपको बहुत अच्छे से उसमें समझाया है। लिखने को तो आप इस पे पूरी एक बुक भी लिख सकते हैं एक आर्टिकल पे, बस थोड़ी सी आपको अपना दिमाग तेज करना है कि इसमें और क्या क्या हमें लिखना है, मैम ने हमें क्या एग्जाम्पल दिए हैं, कौन से केसेस कौन सी चीज़ में लिखने हैं, ये सब। नेक्स्ट क्लास में हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, राइट टू फ्रीडम। ओके। सो नेक्स्ट क्लास हमारी 20 जन 2021 वेडनेसडे को होगी। पार्ट 2 इसलिए लिखा है क्योंकि इसका पार्ट 2 है, उसमें हम बाकी के आर्टिकल कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।